नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बड़ी खबर की शुरुआत हम झारखंड के मुख्यमंत्री के आज की बैठक से करते हैं, जो दो महत्वपूर्ण बैठक में आज शामिल होने वाले हैं। एक बैठक है जहां पर नाबार्ड के द्वारा जो ऋण का जो एक समन्वय है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसको लेकर बैठक है। दूसरी बैठक जो SC ST के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन को लेकर है। दोनों बैठक राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बैठक से क्या खास निकल सकता है, इसको समझने के लिए हम सीधे चलते हैं रांची, जहां हमारे साथ मौजूद हैं संदीप। बैठक है एक नाबार्ड के द्वारा जो किसानों को ऋण दिया गया है, मुहैया कराया गया है, उसको जो बेहतर काम करने वाले जो किसान हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा SC ST के जो पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन को लेकर CM की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस बैठक में CM शामिल होंगे। आज CM का मुख्य कार्यक्रम बैठक के सिलसिले में अगर करें तो ये दो कार्यक्रम है। चलिए हम अब रांची चलते हैं अपने संवाददाता संदीप के साथ। संदीप, आज इस बैठक में क्या खास निकलकर सामने आने वाली है? जी, यह एक सेमिनार है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और नाबार्ड के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। और खासकर कह सकते हैं किसानों की आय कैसे दुगुनी हो, इस दिशा में नाबार्ड किसानों को ऋण मुहैया कराती है। और जो कृषक हैं वे अपने इस ऋण के मार्फत अपने जो उत्पादन है उसे बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं उनके जो आय में मुख्य यदि स्रोत की बात करें तो उनके आय का स्रोत भी कृषि है। और कृषि में उनकी जो ऋण के मार्फत एक योग्य किसान के रूप में वे उभर के आते हैं। और लगातार कह सकते हैं जो किसान हैं, जो गरीब तबके के हैं या फिर जो छोटे किसान हैं जिनके पास पूंजी कम होती है, पूंजी के अभाव में वे अपनी उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते हैं, वैसे किसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है। और जो किसान है नाबार्ड के मार्फत से ऋण लेते हैं और अपनी उपज को बढ़ाते हैं। और आज कई ऐसे ग्रामीण इलाके के जो किसान हैं वे काफी खुशहाल हैं इसके मार्फत से, क्योंकि उन्हें एक कह सकते हैं जो पैसा होता है ऋण के मार्फत मिल जाती है और वही उपज अपनी जो उपजाते हैं उसमें वे उस पैसे का उपयोग करते हैं और अपना जो जीविका है उसका कह सकते हैं अब कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी है वह देखने को मिल रहा है। और आज जो गांव के किसान हैं वे भी खुशहाल नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे कई जो बैंक के भी अधिकारी हैं उनको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि नाबार्ड बैंक के मार्फत से ही जो किसान है उन तक ऋण पहुंचाती है। और आज यही वजह है कि जो किसानों की स्थिति में पहले से काफी अच्छी सुधार देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद। आज दो बैठक हैं और इस बैठक के संदर्भ में संदीप विस्तृत जानकारी दे रहे थे। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। वो भी खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? सरकार से पहली वार्ता की कल पहल की गई, लेकिन वो वार्ता असफल रहा। आज फिर वार्ता होनी है और इसके लिए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और विभाग के अधिकारियों के बीच आज शाम बैठक का समय निर्धारित है। इस बीच विभाग के प्रधान सचिव का ये ऐलान किया गया है कि जनवरी लास्ट तक हम इस मसले पर निर्णय ले लेंगे। ये अद्यतन कह सकते हैं कि इस आंदोलन को लेकर जो सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान है वो यही बयान है कि जनवरी के लास्ट तक हम स्टेपन को लेकर अंतिम फैसला ले लेंगे। लेकिन फिर भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं और हड़ताल के कारण बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पर चरमरा गई है। चलिए क्या हाल है और किस स्थिति में हड़ताल का दूसरा दिन है, हड़ताल का क्या प्रभाव पड़ा है, समझने के लिए सीधे हम चलेंगे गौतम के पास, जो इस वक्त मिसाल है, जो इस वक्त PMCH में मौजूद है। मिसाल, PMCH की स्थिति क्या है? जूनियर डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं।
सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव दिया गया कि हम जनवरी के अंतिम तक इस मामले को सुलझा लेंगे। फिर भी डॉक्टर हड़ताल पर डटे हुए हैं, साथ ही अब रेजिडेंट डॉक्टर भी इनके समर्थन में आ गए हैं। क्या कहना है डॉक्टर एसोसिएशन का? बिल्कुल देखिए, हड़ताल पे हैं जूनियर डॉक्टर और जाहिर सी बात है इनके समर्थन में तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं। और अगर बात करें पीएमसीएच, तो अभी हम पीएमसीएच में मौजूद है और इनके हड़ताल का जो असर है, जाहिर सी बात है कि जब भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं उसका असर बिहार के तमाम अस्पतालों में देखने को मिलता है। और बात अगर पीएमसीएच की करें तो इसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे साथ जितने तमाम जो डॉक्टर्स दिख रहे हैं जूनियर डॉक्टर हैं और इनकी अपनी अपनी मांगे हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनसे हम खुद बात करते हैं। हरिंदर जी मौजूद है हमारे साथ, जेडीयू के ये अध्यक्ष हैं। और हरिंदर जी, आप बताइए, तमाम जूनियर डॉक्टर्स को आप लीड कर रहे हैं, बिहार में हड़ताल पर हैं, पहली बार ये हड़ताल नहीं हो रही है, लगातार आपकी मांगे भी रही हैं लेकिन बातें नहीं हो पाती, सरकार कहती मांगे पूरी कर लेंगे। तमाम लोग आपके साथ मौजूद है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? मांगे हमारी सिर्फ स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की है, जो कि सरकार के वादे के मुताबिक होनी थी जनवरी 2020 में। उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी बार मिले, कभी मिलने का कोशिश किए, कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये काफ़ी सालों से ये लड़ाई चलती जा रही है। 2019 में भी एक कमेटी बनी हुई थी, जिस समय कहा गया था ये रहा हम लोग का डिमांड और इधर सरकार एग्री हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। जो आप कागजात दिखा रहे थे, ये क्या बता रहे थे आप? ये कमेटी बनी हुई थी बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से, 2019 में बनी हुई थी। जनवरी 2020 से हम लोग की बढ़नी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या आज कुछ फिर से बुलाया गया है, कुछ बातें होंगी आज फिर से, क्या बैठकों का दौर? सरकार के तरफ से हम लोग को कोई बुलावा नहीं आया है, नहीं सरकार और ना ही कॉलेज प्रशासन, किसी के द्वारा कोई वार्ता का शुरुआत नहीं किया गया है। तो फिर आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या स्थिति ऐसे ही रहेंगे? क्योंकि आप लोगों के हड़ताल पे जाने पे जो एक असर देखने को मिलता है, जो परेशानियां देखने को मिलती है, वो भी अपनी जगह पे तो परेशानियां तो हैं ही, लोगों को हो रही हैं। ठीक है, लेकिन सरकार जूनियर डॉक्टर्स की परेशानियों को कहाँ देख रही है? हम लोग पेशेंट के इलाज के लिए अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को इलाज नहीं करना चाह रही है। कोविड ड्यूटी को हम लोग प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर और इंटर्न का जो स्टाइपेंड जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। स्टाइपेंड की बात हो रही है, स्टाइपेंड के अलावा भी और भी कई मांगे हैं जो आप लोग लगातार करते रहे, हड़ताल पे जाते रहे हैं। तो क्या लगता है ये स्थितियां कब तक खत्म नहीं होंगी? क्योंकि इस साल में जहां तक मुझे याद है ये चौथी हड़ताल है जो जूनियर डॉक्टर ने किया है। इस बार हमारी बस एक ही मांग है, सिर्फ स्टाइपेंड की, और वो इस साल की मांग नहीं है, पिछले 1.5 साल से ये बात चली आ रही है। पिछले साल सरकार ने नवंबर महीने में कमेटी भी बनाई, रिपोर्ट भी सबमिट किया गया, लेकिन बस झूठा आश्वासन मिला। हम लोग सरकार की बात पे, प्रिंसिपल की बात पे अपना सारी मांगों को मान लेते थे और ड्यूटी पे चले आते थे। लेकिन इस बार सबों ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ पीएमसीएच की बात नहीं, पूरे बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी जूनियर डॉक्टर इंटर्न हैं, सब लोग इसके साथ हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड ड्यूटी को हम लोगों ने बाइकाट नहीं किया। कोविड ड्यूटी में जितने भी जूनियर डॉक्टर थे वो सारे एक साथ ड्यूटी पे हैं, जैसे पहले चल रही थी वो चल रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में स्थिति क्या होगी? आप लोग तमाम लोग हड़ताल पे तो चले गए हैं, इससे पहले भी हड़ताल पे कई बार आप लोग गए हैं अपनी अलग अलग मांगों लेकर, तो क्या लगता है इस बार क्या होगी? आपके हड़ताल के क्या नतीजा क्या निकल के सामने आएगा? जब तक गवर्नमेंट हम लोगों का डिमांड नहीं पूरा करेगा हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, यही मेन हम लोगों का यही मेन बात है। ये परेशानी क्या आ रही है? बातचीत तो हुई होगी, उसमें परेशानी क्या आ रही है? आप लोग, हम लोग को आश्वासन से ज़्यादा मतलब है नहीं, बेसिक बात है कि हम लोग का डिमांड फुलफिल किया जाए। हम लोग तो आज से ही रिज्यूम कर देंगे काम। हम लोगों का क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर हैं, सीखने आए हैं और काम कर रहे हैं। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग लगातार 10 से 12 घंटा काम करते हैं, अगर देखा जाए तो लगातार 12 घंटा काम करते हैं। अगर हम लोगों का देखा जाए, अगर पेमेंट का देखा जाए तो वैसा नहीं, ये सारा कुछ पहले से ही प्री प्लान था कि ऐसा बढ़ना है, तो इसमें कहाँ से कमी आ रही है? गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चलिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। चलिए आप भी गर्ल्स में यहाँ डॉक्टर हैं, काफ़ी मेहनत करके डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है, काफ़ी ज़िंदगी का एक खास जो समय है वो दे देना पड़ता है, उसके बाद डॉक्टर्स बनते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी भी तो अपनी डॉक्टर्स की रहती है। तो हड़ताल, क्या बातचीत के जरिए ही मामला हल नहीं किया जा सकता है हड़ताल के बिना? बातचीत से मामला कैसे हल होगा? तो स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की बात है ना, तो एक्चुअली हम लोग को चाहिए
ग्राउंड लेवल पे कुछ हो रहा है कि नहीं। हाँ, बातचीत के लिए तो कोई रेडी भी नहीं है। जैसा हरिंदर बॉस ने बताया, कई बार हम लोगों ने कोशिश की बात करने के लिए, लेकिन कोई आता ही नहीं है बात करने हमारे से। इसलिए स्ट्राइक इकलौता एक जरिया है जिससे हम अपनी बात रख सकें। इकलौता, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आप लोग के पास है? नहीं, इसके अलावा हम लोग कोशिश किए हैं बहुत बार मिलने का, लेकिन वो कभी मिलते हैं, कभी मिलने के लिए रेडी भी नहीं है। तो हम लोग मजबूरन ये हड़ताल किए हैं। किनके पास आप लोग गए, किनके पास आप लोगों ने अपनी जो परेशानियां बताई, और क्या कुछ उनसे आश्वासन क्या मिला, क्या कुछ बातें कही जा रही हैं अभी तक? हम लोग स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से मिले हैं और उनके द्वारा आश्वासन मिलता है कि हाँ होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिलने के लिए तैयार भी नहीं होते। और हमें लगता है कि ये गतिरोध समाप्त होगा और विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनका ये आश्वासन है कि जनवरी में इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ पीएमसीएच से जुड़े हुए थे। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर क्यों हैं, ये अपने तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जो बिहार के दो बड़े व्यापारी, राइस मिल से जुड़े हुए ये व्यापारी हैं, जिनका अपहरण, परिजनों का ये अंदेशा है कि इनका अपहरण हो गया है। 15 दिन से ज़्यादा समय बीत गया है। सरकार के ऊपर भी दबाव है। लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है, आरा छापेमारी की। फिर अब खबर ये आ रही है कि जिस गाड़ी से वो पटना से निकले हैं, वो गाड़ी औरंगाबाद के एक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है, जिस गाड़ी पर ये दोनों भाई या दोनों व्यापारी सवार थे। तो आखिर क्या लीड मिला है इन व्यापारियों के मामले में पटना पुलिस को, ये समझने के लिए सीधे हम चलते हैं अपने संवाददाता मरगूब आलम के पास। मरगूब, क्या लीड औरंगाबाद तक अब इनकी का ट्रेस हो चुका है कि ये औरंगाबाद तक गाड़ी से गए हैं। गाड़ी वाले का क्या कहना है कि अपहरण मतलब ये दबाव में गए हैं या फिर सुरक्षा से औरंगाबाद तक गए हैं? देखिए संतोष जी, इस पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखें तो जिस तरीके से ये पूरी पहेली उलझी हुई थी, अभी भी उलझी हुई है। सिर्फ पुलिस को लीड्स इस बात का मिला था आज से 4 दिन पहले कि एक लग्जरी गाड़ी में ये लोग नौबतपुर से ये लोग एनएच पे आए, जो पालीगंज से जो एनएच आपको जाती है औरंगाबाद की तरफ, अरवल औरंगाबाद के उस वहाँ आए, और वहाँ आने के बाद उन्होंने किसी गाड़ी को ट्रेस किया। उसके बाद पुलिस को लीड्स मिली कि एक सफारी गाड़ी में ये लोग सवार थे। उसके बाद पुलिस ने सफारी गाड़ी का नंबर लिया। उसके बाद उसके मालिक से पुलिस ने संपर्क साधा। कल देर शाम के आसपास उस ड्राइवर से पुलिस ने पूछताछ की। वो सफारी गाड़ी एक्चुअली में है भाड़े की गाड़ी, पटना से वो चलती है, और उसमें कह सकते हैं भाड़े के लोग जाते हैं। उसमें लगभग 12 से 15 कह सकते हैं कि जो यात्री हैं वो जाते। उसी भाड़े की गाड़ी में ये लोग भी बैठे थे। पुलिस को चालक ने ये बताया कि 500 रुपया, माने 250 रुपया का किराया था, वो उन्होंने उनको दिया था। उनके पास कुछ सामान भी थे, और जिस जगह पर चालक ने उसे औरंगाबाद में उतारा था, पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस उन दोनों व्यापारी का फोटो लेकर के जहां पर उतारा गया था, वहां के कई जो स्थानीय होटल हैं, जो फुटपाथ के होटल हैं, चाय नाश्ता के, उन होटल के पास उन होटल वालों को उन्होंने दिखाया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। रेसिडेंशियल होटल में भी पुलिस की टीम गई, लेकिन वहां भी किसी ने नहीं कहा कि ये लोग आकर के यहाँ ठहरे हैं। पुलिस ने कई होटल का रजिस्टर चेक किया। अब सवाल है संतोष जी कि इन लोगों ने तो पहले अपना फॉर्च्यूनर छोड़ा नौबतपुर में, वहां से ये लोग पैदल निकले, मार्केटिंग किया और पहुंचे एनएच पर, वहां से तब जाकर इन्होंने सफारी लिया औरंगाबाद के। अब पुलिस इस पूरे मामले में यह कह रही है कि ये अभी तक के जांच में ये प्रारंभिक तौर पर अपहरण का मामला नहीं है। एक, पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है कि औरंगाबाद में क्या किसी ने इन्हें बुलाया था, औरंगाबाद से ये गए तो कहां गए। अब पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। औरंगाबाद से जो अन्य जिले के रास्ते हैं, उन जिले के रास्ते में जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो स्थानीय लोगों के द्वारा है या बिजनेस के टर्म से जो लगाया गया है या प्रशासन के द्वारा है, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया। पुलिस को अभी तक उस पूरे मामले में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एसएसपी से हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा हमारी पूरी कोशिश है कि हम किसी भी हालत में सकुशल बरामदगी करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अभी तक के जांच में ये अपहरण का मामला नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग हर एंगल पर जांच कर रहे हैं। लेकिन ये अपहरण का मामला नहीं लग रहा है, और हमें लगता है कि पटना पुलिस के लिए ये राहत भरी खबर है कि वो स्कॉर्पियो से औरंगाबाद तक गए हैं। ये ट्रेस पटना पुलिस ने वो प्राप्त कर लिया। इससे जो दबाव बन रहा था लगातार
कि व्यापारियों का अपहरण हुआ है, उससे थोड़ी राहत जरूर पटना पुलिस को मिल गई होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ ऐसी खबरें हैं जैसे फुलवारी शरीफ से लड़की गायब है, अपहरण का पिस्टल के बल पर अपहरण हुआ है, उसमें भी कुछ सुराग पुलिस को हाथ लगी है। ट्रेन दुर्घटनाएं हैं, मालगाड़ी दुर्घटना हुई है जमशेदपुर में, फिर नक्सलियों पर कार्रवाई हुई। सब तमाम खबरों के साथ फिर से हम वापस लौटते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है और अब हम बात कर रहे हैं तबादला का रास्ता साफ। जी हाँ, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनका एक चिर परिचित ये मांग था कि हमें जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ से हमें तबादला का भी चॉइस दी जानी चाहिए। सरकार लगातार इस मामले को लेकर यूनियन के बैठक में सहमति बनने के बाद भी टालती रही, लेकिन अब फाइनली ये तय हो गया है कि दिव्यांग मतलब विकलांग और महिला शिक्षक के तबादले को लेकर अगर वो चॉइस देते हैं तो उनका तबादला किया जा सकता है। तो क्या ये तबादला का क्या प्रोसेस होगा, तबादला के लिए नियोजित शिक्षकों को क्या करना होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं आलोक के पास। हमारे साथ न्यूज रूम से अशोक जी मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अशोक जी, इस शिक्षकों का चिर परिचित ये डिमांड था, काफ़ी लंबे समय से जब भी यूनियन हड़ताल पर जाती थी तो ये एक महत्वपूर्ण मसला रहता था। क्या जो ये तबादला नीति है उसमें किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है और इसके लिए क्या करना होगा? देखिए संतोष जी, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के जो नियोजित शिक्षक आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे थे, उनके पीछे एक मांग यह भी महत्वपूर्ण थी कि जो ही समान काम समान वेतन लागू होता तो शिक्षकों को जो यानी कि अस्थायी शिक्षकों को जो मिलने वाली लाभ है उन सारी लाभों के हकदार वो हो जाते। और इसी को लेकर के पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने आक्रामक रुख भी अख्तियार किया था। अब राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और नया साल उनके लिए शायद एक अच्छा पैगाम लेकर के आया है कि राज्य सरकार ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और राज्य सरकार ने एक प्रारूप दिया है। उसके तहत अब राज्य के जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें महिलाएं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए तबादले का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि वो मनचाहे जगहों पर अपना तबादला कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं और राज्य सरकार उन्हें मनचाहे जगह यानी कि अपने गृह इलाके में उन्हें तबादला कर सकती है। इससे लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को फायदा होगा और चूंकि नियोजित शिक्षकों में 33% महिला शिक्षक हैं तो 3.5 लाख में 1 लाख से ज्यादा केवल महिलाएं ही हैं जो शिक्षिका हैं, तो उन्हें यह सबसे बड़ा लाभ होगा और यह सबसे बड़ा डिमांड था। समान काम समान वेतन के बाद यह शिक्षकों का दूसरा बड़ा डिमांड था। दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने उन शिक्षकों को भी राहत दी है जो पुरुष वर्ग से आते हैं। उनको कहा गया है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं, यानी कि एक शिक्षक दूसरे स्थान पर अगर जाना चाहते हैं तो वहां से के जो प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं वो अगर उनके जगह पर आना चाहते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकता है। तो इसको लेकर के भी राज्य सरकार ने सहमति दे दी है, एक प्रारूप गया है और इस पर जल्दी कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से यह काम करने लगेगा। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उस सॉफ्टवेयर के तहत नियोजित जो शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि म्यूचुअल हम ट्रांसफर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी मौजूद थे जिन्होंने पूरे प्रारूप के बारे में जानकारी दी। अब हम बात करते हैं युवती का सुराग नहीं। जी हाँ, फुलवारी शरीफ में परसों देर शाम पिस्टल के बल पे फायरिंग करते हुए एक लड़की का अपहरण का मामला सामने आया। 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक लड़की का सुराग नहीं मिला है। पटना पुलिस छपरा जो मोबाइल का लोकेशन पता चला है आरोपी का, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। मामला पुलिस कह रही है कि प्यार से जुड़ा हुआ है, लेकिन मामला प्यार का हो या जो भी हो, लेकिन लड़की को जिस तरीके से उठाया गया, पिस्टल के बल पे उठाया गया, फायरिंग हुई, ग्रामीण जब घेरने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई और अब ये कहा जा रहा है कि सहरसा में कहीं लड़की को रखा गया है और इसी सूचना के आधार पर पटना पुलिस सहरसा के कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे साथ दानापुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, क्या अभी तक जानकारी है इस पे? कि जिस तरह से ये लड़की को उठाने का मामला सामने आया है तो पुलिस प्रशासन की माने तो उसके परिजन और उसके पैतृक गांव पर करके उनके परिजन को उठाकर थाने लाई या थाने लाकर उनको
इससे उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये जानकारी लेने के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो लड़की को लेके गए तो गए कहाँ, रखा कहाँ है, उसको दबाव बना रहे हैं। जी, इस हिरासत में ले लिया, यही खबर आप अपडेट दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय बता रहे थे कि किस तरीके से लड़की के को कैसे मुक्त किया जा सके, इसके लिए दबाव बना। चलिए, हाथी मेरे साथी, जी हाँ, लेकिन हमारा ये साथी आजकल नाराज है। क्यों नाराज है? झारखंड में बस्तियों पर ये हमला कर रहे हैं, राह चलते लोगों को कुचल दे रहे हैं, जो खाने के लिए जो चावल और धान का फसल बचाकर किसान रखे हुए हैं, रात में उस पर ये मेरा साथी हमला कर दे रहा है। क्यों हमला कर रहा है? क्यों नाराज है ये हाथी? आप, जबकि ये मेरा कहे तो हाथी से मेरा मनुष्य का बरसों बरस पुराना रिश्ता है। क्यों नाराज है हाथी? चलिए, इसी जानने के लिए हम सिमडेगा संवाददाता से हम कोशिश करते हैं कि वो हमसे जुड़े, लेकिन उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाथी की नाराजगी की वजह क्या है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रिंस। प्रिंस, ये हाथी में हमारे साथी हैं, इन्हें क्या हो गया है? क्या वजह है कि ये आजकल आक्रामक हो गए हैं? बुंडू में एक व्यक्ति को कुचलकर इन्होंने हत्या कर दिया है। आपके इलाके में, कई इलाकों में, गांव में ये रात को हमला करके फसल लूटने वाली बात जैसी कह सकते हैं कि फसल लेके चले जा रहे हैं। कटा हुआ जो धान किसान अपने घर में रखे हैं, मजदूर रखे हुए हैं, गांव के लोग पलायन करने के मजबूर हो रहे हैं। आखिर ये मेरा साथी नाराज क्यों है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से देखिए सिमडेगा जो इलाका है, सिमडेगा के 4 प्रखंड जंगली हाथियों के प्रभाव में आ गए हैं। लगातार करीब 2 माह से लगातार हाथियों का उत्पात इस इलाके में चल रहा है। गरीबों का खेत में लगा फसल को बर्बाद कर रहा है, घर को ध्वस्त कर दे रहा है। प्रशासन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, पंगु बना हुआ है। कभी इस इलाके से खदेड़ता है, दूसरे इलाके में हाथियों का झुंड चला जाता है। तो कुल मिला के हाथी मेरा साथी जो है वो पूरी तरह से नाराज हो गया और कुल मिला के उत्पात मचाने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। करीब 2 दर्जन 3 दर्जन ज्यादा इधर एक पखवाड़े के अंदर घरों को क्षतिग्रस्त किया है। सैकड़ों क्विंटल अनाज जो रखा हुआ था उसको बर्बाद कर दिया खेतों में। तो कहीं नहीं कहीं हाथियों के कारण गरीबों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, 2 दर्जन से अधिक गांवों में लगातार हमारे साथियों का हमला हो रहा है और हाथी हमसे नाराज है, जबकि हाथी और साथी के मतलब इंसान और हाथी का रिश्ता हजारों हजार वर्ष पुराना है। आखिर हाथी हमसे नाराज क्यों है? ये साथी सोचने की जरूरत है। चलिए, अब हम खबर पर चलते हैं। प्रोटेस्ट, जी हाँ, हाथ में तलवार की जगह हसुआ है, मसाल है। आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतरी है? ये मामला गिरिडीह से जुड़ा हुआ है, जहां सीआरपीएफ के कैंप के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। उन इलाके के किसानों के पास छोटी छोटी टुकड़े जमीन के हैं, वो उन जमीनों पर को सरकार अधिग्रहण करने की तैयारी में है और अधिग्रहण के बाद वो सीआरपीएफ का कैंप बनाने के लिए सीआरपीएफ को सुपुर्द करेगी सरकार। इसको लेकर काफ़ी नाराजगी है। तो चलिए, हम हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रामीणों की नाराजगी की वजह क्या है। जी, ये देखिए, अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यह जो पूरा मामला है वो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं गिरिडीह के, पारसनाथ के तराई वाले इलाके, पांडेडी का इलाका हो या पर्वतपुर का इलाका हो, हाल के दिनों में जो सीआरपीएफ के आईजी थे वो आए थे, उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस इलाकों में सीआरपीएफ के जो पिकेट हैं या कैंप हैं उनका निर्माण कराया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। उसके बाद लगातार यह मशक्कत जारी थी। पांडेडी जो कि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहां पर सीआरपीएफ कैंप का निर्माण होना था, लेकिन इस निर्माण कार्य का विरोध वहां के स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो गोलबंद हो गए, उनका विरोध शुरू हो गया है और कल उन्होंने परंपरागत हथियारों के साथ जो है जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप या कोई भी सुरक्षा बल आएंगे, इससे उन्हें परेशानी होगी, सामाजिक परेशानी होगी। इसको लेकर मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू भी वहां पर पहुंचे हैं। उनका भी कहना था कि वो जो बात है ग्रामीणों की बात, उसको वो सरकार तक रखेंगे, हेमंत सोरेन तक रखेंगे और ग्रामीणों के हित में जो भी कार्य होगा उस कार्य को सबसे पहले किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब हम देखें, बहुत बहुत धन्यवाद
अब हम चाहते हैं कि एक खबर जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आई है। बेपटरी हुई है ट्रेन, मालगाड़ी बेपटरी हो गई है और इसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है टाटा कंपनी को। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो जरा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जमशेदपुर संवाददाता हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी, ये मालगाड़ी कैसे बेपटरी हो गया और इससे क्या नुकसान, और रेलों का परिचालन शुरू हो पाई है कि नहीं? देखिए, अभी तक परिचालन शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन जो घटना घटी है रात के लगभग 9:30 बजे के बाद ये घटना घटी है। जो मालगाड़ी है वो टाटा स्टील का आयरन ओर कंपनी में अनलोड करने के बाद वो वापस निकल रही थी। तभी जैसे ही आदित्यपुर स्टेशन के पास पहुंचा कि सीधे मालगाड़ी का 2 बोगी जो है वो बेपटरी हो गया। मेरे पीछे मालगाड़ी का पटरी भी है, वो दिख रहा है, और जो मरम्मती कार्य है, क्योंकि रेलवे का जो लाइन होता है बिजली का तार, वो भी टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, पोल क्षतिग्रस्त हो गया। अभी जो लाइन है, जो हावड़ा मुंबई लाइन है या हावड़ा नई दिल्ली लाइन है, वो अभी बाधित है। लेकिन रेलवे का अधिकारी का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब कुछ यहाँ से सम्मान हो जाएगा। लगभग 2 बजे के बाद सम्मान होने की उम्मीद है। लेकिन युद्ध स्तर पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। पहले रेलवे ट्रैक को ठीक किया गया है, उसके बाद अब रेलवे लाइन को ठीक किया जा रहा है, और उसके बाद तब जाकर परिचालन जो है वो शुरू हो पाएगा। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो गनमैन है उसकी लापरवाही थी, और लापरवाही के कारण ही ये बेपटरी हुआ है ये बोगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज जी जमशेदपुर से जुड़े हुए थे। जिस मालगाड़ी के बोगी के बेपटरी होने से ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ है, तो ये मेन लाइन है, मुंबई और जमशेदपुर और दिल्ली का ये मेन लाइन है। अभी भी यातायात शुरू नहीं हो पाया। चलिए, खजाने पर अटैक। जी हाँ, लगातार नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। 2 नक्सली के बड़े नेता मारे भी गए हैं इनकाउंटर में। अब जो नक्सलियों का जो आर्थिक आधार है उस पर चोट करने की कोशिश की शुरुआत की है झारखंड पुलिस ने। और अभी पन्ना का जो पहाड़ी है, जहाँ से काफ़ी लेवी के तौर पर राशि वसूल करती है नक्सली, वहाँ पे पुलिस की छापेमारी चल रही है। जरा चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, क्या अपडेट है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, जो गुराबांधा का जो ये पहाड़ है वो पन्ना पहाड़ के नाम से प्रचलित है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछली बार यहाँ पर ऑक्शन की बात की थी, पुलिस फोर्स को भी तैनात किया था, लेकिन पूरा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे में है। अगर क्योंकि उड़ीसा का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है और झारखंड का, ये तीनों राज्य का बॉर्डर है। तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली जो है कि अब पहाड़ पे ही घर बनाकर पन्ना की खुदाई कर रहे हैं, और राजस्थान हो या महाराष्ट्र के जो व्यापारी है वो उससे संपर्क में है। तो इसे तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची और साथ साथ वन विभाग के अधिकारी थे वो पहुंचे। हालांकि कोई नक्सली या कोई व्यक्ति पुलिस से पकड़ में नहीं आया है, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा जो मकान था, जो किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। चलिए, इस बड़ी खबर के खास सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं। फिर कल हमारी इसी समय आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।